डियर लर्नर, वेलकम टू लर्निंग फॉर ऑल। मैं सुल्तान, असिस्टेंट प्रोफेसर कम कोर्स कोऑर्डिनेटर, स्पेशल एजुकेशन, हियरिंग इम्पेयरमेंट, अमर ज्योति स्कूल एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। आइए आज हम शिक्षा की प्रकृति, क्षेत्र एवं प्रकार के बारे में अध्ययन करते हैं। इससे पहले यदि शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे द्वारा बनाई गई पहली वीडियो देखिए। तो आइए हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले शिक्षा की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ एजुकेशन, जिसमें सबसे पहला है शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है, यानी कि एजुकेशन इज सोशल प्रोसेस। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए समाज का एक अभिन्न अंग माना जाता है। मानव के व्यवहार में परिवर्तन व शिक्षा दोनों ही सामाजिक प्रक्रिया के रूप में होती हैं। सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार ही छात्र के विचारों तथा व्यवहार में परिवर्तन आता है। शिक्षा के द्वारा ही छात्रों का सामाजिक विकास संभव है, यानी कि शिक्षा के द्वारा ही विद्यार्थियों के अंदर हम विभिन्न प्रकार के विचार और व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं ताकि वो समाज के अनुसार सामाजिक मूल्य उसके अंदर डेवलप हो सके और समाज में आने वाली समस्याओं को दूर कर सके। नेक्स्ट देखते हैं कि शिक्षा गतिशील प्रक्रिया है। एजुकेशन इज डायनेमिक प्रोसेस। डायनेमिक का मतलब ही है कि परिवर्तन, जैसे कि समय के अनुसार शिक्षा में भी परिवर्तन होता रहता है, जिसके अंतर्गत शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षण विधियां, पाठ्यक्रम आदि में परिवर्तन होते रहते हैं। ज्ञान और शिक्षा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर बढ़ती रहती है। शिक्षा की गतिशीलता के कारण ही हम प्रगति और यानी कि प्रगति की ओर बढ़ सकते हैं। यही शिक्षा की गतिशीलता है। जैसे कि अगर हम पहले के समय में देखें तो शिक्षा के कुछ और उद्देश्य थे। शिक्षण की विधियों का इस्तेमाल कुछ और किया जाता था। पाठ्यक्रम आज के हिसाब का नहीं होता था। जो शिक्षण प्रक्रिया थी वो पहले शिक्षक केंद्रित हुआ करती थी, जबकि आज बालक केंद्रित है। नेक्स्ट देखते हैं कि शिक्षा द्विध्रुवी प्रक्रिया है, यानी कि एजुकेशन इज बाइपोलर प्रोसेस। एक शिक्षा शास्त्री है जॉन एडम्स, वो कहते हैं कि शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी शामिल हैं। शिक्षक प्रभावित करता है और शिक्षार्थी उसे उससे प्रभावित होता है। ये एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें शिक्षक है और शिक्षार्थी है और शिक्षा के अंतर्गत आते हैं, इसलिए डायग्राम के द्वारा भी समझाया गया है। यानी कि जो शिक्षक होता है वो अपने विचार, गाइडेंस और विभिन्न प्रकार के मोटिवेशन दे करके प्रभावित करता है विद्यार्थी को, और विद्यार्थी या शिक्षार्थी उससे प्रभावित होता है, सीखता है। आइए नेक्स्ट जानते हैं कि शिक्षा त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, यानी कि एजुकेशन इज ट्राइपोलर प्रोसेस। रायबर्न महोदय ने शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया या त्रिध्रुवीय शिक्षा माना है। इनका कहना है कि शिक्षक और शिक्षार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया के लिए किसी न किसी विषय वस्तु की आवश्यकता होती ही है। इसको भी एक डायग्राम के द्वारा, चित्र के द्वारा समझाया गया है, जिसमें शिक्षार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम को दर्शाया गया है। क्योंकि पढ़ाने के लिए, निर्देश देने के लिए किसी न किसी विषय वस्तु का होना आवश्यक है, और वो विषय वस्तु एक पाठ्यक्रम में ही निहित होती है, और पाठ्यक्रम ही बताता है एक शिक्षक को कि क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाना है, कहाँ पढ़ाना है और कैसे पढ़ना है। नेक्स्ट देखते हैं कि शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि एजुकेशन इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है, और सीखना ही शिक्षा है, जिसमें औपचारिक एवं अनौपचारिक गतिविधियां शामिल हैं। औपचारिक गतिविधियों के अंतर्गत जो हमें स्कूल, जो विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से जो हमें शिक्षा मिलती है, सीख मिलती है,
उसको जानते हैं। और जो अनौपचारिक है वो हमें पास पड़ोस, परिवार और समाज या समुदाय के द्वारा जो हमें ज्ञान या किसी परिस्थिति के द्वारा मिलता है, तो वो अनौपचारिक के अंतर्गत आता है। तो व्यक्ति हमेशा किसी न किसी परिस्थिति से सीखता रहता है, इसलिए शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया मानी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कि शिक्षा विकासात्मक प्रक्रिया है, यानी कि एजुकेशन इज डेवलपमेंटल प्रोसेस। मानव का जन्मजात व्यवहार पशु के समान होता है, यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है उस समय उसे किसी भी व्यक्ति से किस तरह व्यवहार करना है उसे नहीं पता होता है। लेकिन शिक्षा इन जन्मजात शक्तियों का विकास करती है जिससे मनुष्य में सामाजिक व्यवहार विकसित होते हैं। यानी कि जो शिक्षा है जब विद्यार्थी को मिलती है, जो शुरुआत में उसे अनौपचारिक शिक्षा जो माता पिता द्वारा परिवार द्वारा मिलती है, उससे उसके अंदर व्यवहारिक विकास होता है, सांस्कारिक विकास होता है, किसका कैसे सम्मान करना है वो जानने लगता है। तो मानव के विकास के साथ ही शिक्षा से समाज की संस्कृति व सभ्यता का विकास होता है। यानी कि अगर व्यवहारिक चीजें सीख लेता है तो वो स्कूल में जाके बाद में संस्कृति व सभ्यता का भी ज्ञान हासिल करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि शिक्षा सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया है, यानी कि एजुकेशन इज प्रोसेस ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट। शिक्षा का कार्य बालक की कुछ क्षमताओं का विकास करना ही नहीं है, बल्कि सभी पक्षों का विकास करना है, जिनमें से ज्ञानात्मक पक्ष, सामाजिक पक्ष, भावात्मक पक्ष, शारीरिक, नैतिक, भाषाई, बोधात्मक एवं क्रियात्मक। यानी कि मानसिक रूप से भी उनके अंदर विकास करना है, सामाजिक रूप से और भावात्मक रूप से भी। यदि आप पहली वीडियो में देखेंगे तो उसमें बताया गया है कि शिक्षा एक ऐसी ऊर्जा है जो विभिन्न प्रकार के विकास करती है जो इसके अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट देख अब हम देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र क्या हैं, यानी कि स्कोप ऑफ एजुकेशन। किसी विषय वस्तु का क्षेत्र उस सीमा तक होता है जिस सीमा तक उसका अध्ययन किया जाता है। शिक्षा का क्षेत्र बहुत व्यापक है जिसका वर्णन इस प्रकार है, यानी कि विषय वस्तु का क्षेत्र उस सीमा तक होता है जिस सीमा तक उसका अध्ययन किया जाता है। यानी कि शिक्षा से संबंधित हम जिस जिस क्षेत्र को लेते हैं, जिस जिस क्षेत्र का अध्ययन करते हैं, वहां तक उसकी सीमा है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं, जिसमें सबसे पहला है शिक्षा दर्शन, जिसमें मानव जीवन बड़ा रहस्यमय है। जब तक हम उसके रहस्य को नहीं समझते तब तक हम यह निश्चित नहीं कर सकते हैं कि हमें क्या सीखना है और क्या सिखाना है। इसलिए शिक्षा के अंतर्गत जीवन के प्रति जो विभिन्न दृष्टिकोण या दर्शन हैं, उनका और उनके आधार पर शिक्षा का स्वरूप, शिक्षा की आवश्यकता, शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा की पाठ्यचर्या आदि का अध्ययन किया जाता है। यानी कि शिक्षा से संबंधित हम जितने भी तत्व होते हैं उनके वास्तविक स्वरूप को जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दर्शन का अर्थ ही होता है कि दर्शन वह तत्व है जिसके अंतर्गत हम वास्तविक सूचनाओं, वास्तविक घटनाओं के बारे में वास्तविक जानकारी प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं शैक्षिक समाजशास्त्र, यानी कि एजुकेशनल सोशियोलॉजी। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहकर वह सब कुछ सीखता है और उसको आगे बढ़ाने में सहायता करता है, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करके वह समाज में ही जाता है। कहा जाता है कि शिक्षा समाज पर नियंत्रण रखती है। इसलिए शैक्षिक समाजशास्त्र के अंतर्गत समाजीकरण क्या है, समाज और शिक्षा का आपस में क्या संबंध है, मूल्य सामाजिक शिक्षा क्या होनी चाहिए आदि का अध्ययन किया जाता है। यानी कि शिक्षा समाजशास्त्र के अंतर्गत हम ये भी देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से सामाजिक मूल्य विद्यार्थियों में विकसित किए जाएं और वो कौन कौन से मूल्य होंगे, साथ ही साथ समाज और शिक्षा का आपस में क्या संबंध है, इसका भी हम अध्ययन करते हैं। क्योंकि जब स्टडी करते हैं तो उसमें गुण दोष सब निकल कर आते हैं, फिर हम एक निश्चित निर्णय पर पहुंचते हैं और एक बेहतर रणनीति के तहत विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान, यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी। वर्तमान में शिक्षा का स्वरूप बाल केंद्रित है, उसके विकासात्मक अवस्थाओं के आधार पर ही शिक्षा व्यवस्था की जाती है। इसलिए इसके अंतर्गत
बालक का विकास क्रम, सीखने की प्रक्रिया, उसकी योग्यता, रुचियों, चिंतन, कल्पना शक्ति, बुद्धि मापने का तरीका आदि जैसे आयामों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जब हम जहाँ पर मनोविज्ञान जुड़ जाता है तो बालक के मानसिक आयामों से संबंधित एक्टिविटी की जाती है। शिक्षा के अंतर्गत हम ये भी चीज़ों का अध्ययन करते हैं कि आखिर जब मनोविज्ञान जुड़ जाता है तो विद्यार्थियों का जो विकास की अवस्थाएं होती हैं, किस तरीके से उसका विकास क्रम क्या होता है, शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, किस तरीके से उनमें विकास होता है, किस तरीके से उनकी बुद्धि लब्धि को हम माप सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से परीक्षण हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं इसके अंतर्गत। नेक्स्ट देखते हैं कि शिक्षा का इतिहास, यानी कि हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। कहा जाता है कि वर्तमान की रचना अतीत की उपलब्धियों के आधार पर की जाती है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक की शिक्षा एवं उपलब्ध व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी इसके अंतर्गत हम यह भी जानने की कोशिश करते हैं कि प्राचीन काल की शिक्षा किस तरह की थी, उसमें कौन कौन सी व्यवस्थाएं दी जाती थी, उस समय का पाठ्यक्रम क्या होता था, किस तरीके से शिक्षा प्रदान की जाती थी और उसका आधार क्या होता था, और उसी आधार पर हम वर्तमान का भी अध्ययन करते हैं और एक भविष्य के लिए बेहतर रणनीति बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि तुलनात्मक शिक्षा, ये भी एक शिक्षा का क्षेत्र है। तो कंपैरेटिव एजुकेशन, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि दूसरे देशों की जो शिक्षा प्रणाली होती है उसका हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि वहाँ की जो शिक्षा प्रणाली है उसके क्या लाभ हैं और क्या दोष हैं, किस तरीके से उसका आधार है शिक्षा प्रदान करने का, वो कौन सा तरीका अपनाता है और हमें क्या अपनाना चाहिए। तो ये भी एक शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है शैक्षिक प्रशासन एवं संगठन, यानी कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। नियमित शिक्षा ही, यानी कि नियमित शिक्षा की व्यवस्था विद्यालयों में होती है। जो रेगुलर एजुकेशन होती है वो विद्यालयों में ही होती है। इसलिए उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए उचित सुविधाओं, प्रशासकों एवं संगठनकर्ताओं की जरूरत पड़ती है, जिसके अंतर्गत विद्यालय की आधारभूत संरचना, प्रधानाध्यापक एवं अध्यापक के क्रियाकलाप, शिक्षण प्रक्रिया का स्वरूप, मूल्यांकन का स्वरूप, व्यावसायिक शिक्षा के अवसर, पाठ्यक्रम एवं सह पाठ्यक्रम गतिविधियां आदि जैसे आयामों का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि यदि बेहतर तरीके से शैक्षिक प्रशासन को बनाना है, क्योंकि शिक्षा में ये एक बहुत बड़ा अंग माना जाता है, एक बहुत बड़ा रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। क्योंकि जब तक प्रशासनिक एक्टिविटी सही नहीं होगी तब तक विभिन्न प्रकार की जो लर्निंग फैसिलिटीज हैं, जो एक्टिविटीज हैं, वो भी अच्छे तरीके से नहीं हो पाएंगी। क्योंकि वहां से भी विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज होती हैं। जो प्रधानाध्यापक होता है वो भी प्रशासनिक वक्ता या प्रशासनिक एक्टिविटी करता माना जाता है। इसलिए जरूरी होता है कि वो सभी एक बेहतर तरीके से संगठित रहें और साथ ही साथ उनके क्रियाकलाप और पाठ्यक्रम एवं सह पाठ्यक्रम की जो गतिविधियां होती हैं, साथ ही साथ वहाँ का मूल्यांकन किस तरीके का होता है और किस तरीके की शिक्षा प्रदान की जाती है जो व्यवसायिक के अवसर प्रदान करती है, इन सब का भी हम अध्ययन करते हैं शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत। इसके बाद है शैक्षिक समस्याएं। इसके अंतर्गत देश की वर्तमान शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है और उसके समाधान के तरीके भी खोजे जाते हैं। यानी कि जिसके अंतर्गत मूल्य शिक्षा, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण, समान शिक्षा, लिंग समानता आदि। यानी कि जो मूल्य शिक्षा क्या होनी चाहिए, किस तरीके के मूल्य डेवलप किए जाएं विद्यार्थियों में, साथ ही साथ मूल्य का स्वरूप क्या होगा, कौन से ऐसे मूल्य होंगे जो विद्यार्थियों को दिए जाएं और वो समाज में जाकर के उनका प्रचार प्रसार करे और राष्ट्र हित में अपना योगदान दे। शिक्षा का राष्ट्रीयकरण,
आज एजुकेशन का राष्ट्रीयकरण सही से ना हो पाने के कारण एक व्यक्ति जहां पढ़ता है वहीं पढ़ता रहता है, जबकि ऐसा भी होना चाहिए कि यदि अगले साल कहीं और कोई पढ़ना चाहता है तो वहां भी जा सकता है, वही पाठ्यक्रम वहां भी लागू होना चाहिए। समान शिक्षा, एक समान तरीके से बिना भेदभाव के जो शिक्षा प्रदान की जाती है उसे समान शिक्षा कहते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की समस्याएं ना हो। लेकिन इस तरीके की समस्याएं हैं जो उनका भी शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ जो जेंडर इक्विटी है, जो एक बहुत बड़ा इशू बना रहता है हमेशा एजुकेशन में, चाहे वो स्पेशल एजुकेशन हो चाहे नॉर्मल एजुकेशन हो, दोनों में ये मुद्दा बना रहता है। तो इसका भी अध्ययन करना और विभिन्न प्रकार के समाधान के तरीके भी खोजना इसके अंतर्गत आता है। तो ये था एजुकेशनल। आइए अब हम देखते हैं शिक्षा के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ एजुकेशन, जिसमें फॉर्मल एजुकेशन जो औपचारिक शिक्षा है, इनफॉर्मल एजुकेशन अनौपचारिक शिक्षा है, और नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो निरौपचारिक शिक्षा है। तो आइए हम इनको एक एक करके बारी बारी से जानते हैं, समझते हैं। जिसमें सबसे पहले है औपचारिक शिक्षा, यानी कि फॉर्मल एजुकेशन। इसके बारे में जानते हैं कि वह शिक्षा जो विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में नियमित रूप से प्रदान की जाती है उसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। यानी कि जो विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों में प्रदान की जाती है वो भी नियमित रूप से, तो उसे हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। औपचारिक शिक्षा की कुछ निम्नलिखित विशेषताएं हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि इसको हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। आखिरकार ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो इसमें शामिल रहते हैं, कौन कौन से बिंदु हैं जो इसमें शामिल रहते हैं, तो आइए हम उनको जानते हैं। जिसमें पहला है कि इसमें आधारभूत संरचना निर्धारित होती है। आधारभूत संरचना का मतलब होता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो विद्यालय होता है, वो निर्धारित होता है कि हमें वहां पढ़ना है नियमित रूप से। दूसरा, इसमें अधिगम वातावरण यानी कि जो कक्षा होती है वो भी निर्धारित होती है इस शिक्षा व्यवस्था में। इसके उद्देश्य भी निश्चित होते हैं कि आखिर जो हम शिक्षा ले रहे हैं वो क्या है। इसमें पाठ्यक्रम भी निर्धारित होता है, 2 साल का, 1 साल का जो पाठ्यक्रम हम पढ़ते हैं वो भी निर्धारित होता है। इसमें शिक्षण विधियां भी निश्चित होती हैं, क्योंकि किसी न किसी शिक्षण विधि का प्रयोग किया ही जाएगा जो विद्यालय और महाविद्यालय में जो रेगुलर शिक्षा प्रदान की जाती है, चाहे वो किसी भी तरीके से आवश्यकता के अनुसार हो, लेकिन किसी न किसी शिक्षण विधि का प्रयोग होता ही है। यह शिक्षा योजनाबद्ध होती है, यानी कि योजना बनाकर प्रदान की जाती है। इसमें समय निर्धारित होता है। समय निर्धारित मतलब कितने साल का कोर्स है या यह शिक्षा व्यवस्था कब तक चलेगी, तो ये भी निर्धारित होता है। हर चीज का समय यानी कि पूर्णतः नियमबद्ध है। यह कठोर शिक्षा प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें प्रतिदिन विद्यालय आना पड़ता है और प्रतिदिन शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमें प्रोसेस करना पड़ता है। इसमें समय सारणी भी निर्धारित होती है, यानी कि जो हमारा टाइम टेबल होता है उसी के अनुसार हमें शिक्षण प्रक्रिया को पूरा करना पड़ता है, सीखना समझना पड़ता है। इसमें उपलब्धि निर्धारण हेतु मूल्यांकन भी होता है, यानी कि जो इवैल्यूएशन हमारा होता है, इंटरनल, एक्सटर्नल, फॉर्मेटिव, समेटिव, जिस भी तरह से उससे हम विद्यार्थियों की उपलब्धि का पता लगा सकते हैं। इसके साथ ही साथ इसमें अंक पत्र और प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाता है, यानी कि जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट होता है उसको भी प्रोवाइड किया जाता है विद्यार्थियों को। इसमें अनुशासन का पालन करना पड़ता है, यानी कि जो डिसिप्लिन बनाए रखना होता है कि कब आना है, कब जाना है, किस समय क्लास में रहना है, किस समय लंच होगा, ये पूरी तरीके से एकदम नियमबद्ध रहना पड़ता है। इसमें शिक्षक भी निर्धारित होते हैं, यानी कि फॉर्मल एजुकेशन में, औपचारिक शिक्षा में शिक्षक आपको प्रत्यक्ष रूप से मिलेंगे ही, इसलिए इसे प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान मिलता है, यानी कि इससे प्रत्यक्ष रूप से हमें ज्ञान मिलता है, फेस टू फेस जिसको कह सकते हैं, यानी कि शिक्षक डायरेक्ट हमें शिक्षा प्रदान करता है। तो ये थी औपचारिक शिक्षा।
तो ये इसकी विशेषताएं हैं, इनके तत्व हैं, इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये औपचारिक शिक्षा है। आइए अब हम जानते हैं कि जो अनौपचारिक शिक्षा होती है, जिसको हम इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, वह शिक्षा जिसकी शुरुआत ही शैक्षिक अवधारणा से होती है। यानी कि जो कॉन्सेप्ट है एजुकेशन का, वो अनौपचारिक शिक्षा से ही इसकी शुरुआत होती है। इसमें बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले यही शिक्षा प्राप्त करता है, और यह इसी तरह परिवार, समुदाय तथा परिस्थितियों में जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो आइए इसको भी जानते हैं हम निम्न बिंदुओं के द्वारा कि आखिरकार जो अनौपचारिक शिक्षा होती है उसके कौन कौन से तत्व हैं, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। जिसमें सबसे पहला है कि इस शिक्षा के यानी कि इसके लिए ज्ञान प्राप्त करने का कोई निश्चित स्थान निर्धारित नहीं होता है। कहीं से भी, चाहे मम्मी पापा के पास बैठे हों, चाहे किसी पास पड़ोस के पास बैठे हों, या किसी अकेले बैठे हो, वहां पर भी सोच समझ कर कोई चिंतन, कोई ज्ञान डेवलप हो गया तो वो भी हो सकता है। नेक्स्ट है, इसमें कोई समय सारणी नहीं होती है। किसी भी समय कहीं पर भी आप सीखते रहो, कहीं भी जाओ, किसी भी समय, यात्रा के समय, कहीं भी। इसके लिए विद्यालय की आवश्यकता नहीं होती है, यह जीवन पर्यंत चलती रहती है। इसके कोई उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं होते हैं। किसी भी तरह का इसमें पाठ्यक्रम नहीं होता और ना ही उद्देश्य होता है। विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार कुछ भी सीखता रहता है। इसके अंतर्गत बालक परिवार, पड़ोस, समुदाय एवं किसी भी परिस्थिति से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यानी कि अगर उदाहरण के रूप में हम देखें, यदि आप किसी ऐसे रोड के बगल में खड़े हुए हैं और एक बस जा रही है, और बस चलते चलते बस में एक व्यक्ति चढ़ा और गिरा और उसे चोट लग गई, वो घायल हो गया। तो जो खड़े व्यक्ति को, बालक को, वहां पर उस सिचुएशन, उस परिस्थिति से ये सीख मिलती है कि चलते हुए बस में नहीं चढ़ना चाहिए। हालांकि वहां पर उस शिक्षा से उसे किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तो वो एक अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। ऑटो में या किसी बस में बैठकर जा रहे हैं, कोई दो बात बता दिया, चार बात, या किसी भी तरीके का ज्ञान, तो वो भी आपका अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। आजकल जो हम विभिन्न प्रकार के टीवी, रेडियो चैनल, जितना भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो सब अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है, जिससे हमें किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट नहीं मिलता, लेकिन हमारे अंदर ज्ञान की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है, इसमें अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र नहीं प्रदान किया जाता है। यह अभिरुचि आधारित होती है, यानी कि विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार इसे सीखता है। इसमें व्यवहारिक मूल्यों का विकास होता है। यह आकस्मिक रूप से भी प्राप्त होती है, अचानक भी हमें प्राप्त होती है। तो ये था अनौपचारिक शिक्षा, यानी कि इनफॉर्मल एजुकेशन। आइए अब हम देखते हैं निरौपचारिक शिक्षा, जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जिसको हम दूसरे शब्दों में ODL, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग कहते हैं। पहले जो शिक्षा व्यवस्था हुआ करती थी, वो ऐसी थी कि जो विद्यालय जाता था उसी को शिक्षित माना जाता था, जो नहीं जाता था, जो नहीं पढ़ सकता था, वो अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता था। तो इसीलिए इस नए आयाम को लाया गया। ये शिक्षा का एक रूप है, जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो इसके बारे में हम समझते हैं। वह शिक्षा जो ना तो औपचारिक शिक्षा की तरह और ना ही अनौपचारिक शिक्षा की तरह संचालित होती है। यह उन लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है जो किसी वास्तविक व्यक्तिगत परिस्थिति एवं पारिवारिक स्थिति के कारण औपचारिक शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तो उसे हम निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं। आइए हम इसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें पाठ्यक्रम निर्धारित होता है। बिल्कुल, जब हम डिस्टेंस एजुकेशन प्राप्त करते हैं, यानी दूरस्थ शिक्षा में एडमिशन ले लेते हैं, तो कोई ना कोई पाठ्यक्रम बिल्कुल निर्धारित होता है। इसके उद्देश्य भी होते हैं कि आखिरकार ये क्यों दी जा रही है। शिक्षण विधियां भी निश्चित होती हैं। किसी न किसी शिक्षण विधि का तो प्रयोग किया ही जाएगा, भले ही आपको वीडियो के माध्यम से या किसी भी तरीके से आपको मटेरियल प्रोवाइड करें। यह अप्रत्यक्ष शिक्षण प्रक्रिया है, यानी कि आपको शिक्षक प्रत्यक्ष रूप से फेस टू फेस फिजिकली नहीं मिलेगा। इसमें समय सारणी नहीं होती है। आप किसी भी समय, कहीं भी, किसी स्थान पर, किसी भी समय बैठ करके शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं स्वयं से।
किसी भी समय तथा किसी भी स्थान पर विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इसमें कोई ये निर्धारित नहीं रहता है जिस तरीके से औपचारिक शिक्षा में विद्यालय जाना था, इसमें कोई ऐसा निर्धारण नहीं है। इसमें अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है, जो कि डिस्टेंस एजुकेशन उसमें लिखा रहता है। नेक्स्ट है, इसे दूरस्थ शिक्षा के नाम से जानते हैं, यानी कि जो डिस्टेंस एजुकेशन है, इसमें स्व अधिगम किया जाता है, यानी कि सेल्फ लर्निंग हम करते हैं, स्वयं से करते हैं। इसमें स्व अधिगम सामग्री भी डिस्टेंस एजुकेशन जो कॉलेज कराते हैं वो प्रदान करते हैं, यूनिवर्सिटी जो होती हैं। तो शिक्षा के प्रकार। थैंक यू सो मच। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी दबाइए और शेयर करिए, जिससे अन्य लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें और आपको ज्ञान मिल सके।